अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, आज की वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम लोग डिटेल में बोहर एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे, लिहाजा कॉपी और पेन उठा लो और चलो शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, उस ज़माने में जिस टाइम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस तीनों इन्वेंट हो चुके थे और ये बात तय हो चुकी थी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व हो रहा होता है। उन साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो वो रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के ऊपर फॉल डाउन क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वैसे भी नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, तो दोनों की अट्रैक्शन होगी। या वैसे भी कोई चीज़ जब चल रही हो, जैसे आप चल रहे होते हैं तो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस हो रही होती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप रुक जाते हैं, तो कंटिन्यूसली कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर फॉल क्यों नहीं होता, उसके ऊपर गिर क्यों नहीं जाता, ये क्वेश्चन जो है उस टाइम पर साइंटिस्ट के माइंड में था। जो आंसर है वो नील बोहर ने दिया। उन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल पेश किया। बोहर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेटा, इतने बड़े साइंटिस्ट कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि द मैन हु चैलेंज आइंस्टाइन, यानी आइंस्टाइन के लेवल का ये साइंटिस्ट था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ पोस्टुलेट्स निकाले जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी एक को, फिर इसके बाद कुछ कैलकुलेशंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एक दफ़ा बोहर जो है वो जब टेबल टेनिस खेल रहे थे, क्योंकि बोहर टेबल टेनिस के बहुत शौकीन थे। एक दफ़ा टेबल टेनिस खेलते खेलते उनके माइंड में एक आइडिया आया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ऊपर क्यों नहीं फॉल करता। तो उन्होंने ये पोस्टुलेट्स पेश किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम में एक सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, बीच में बिल्कुल। तो ये बात तो रदरफोर्ड भी कह चुके थे। नई बात इसमें क्या है? नई बात यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट हो रही। बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स एनर्जी एंड फिक्स वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में फिर रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स पोजीशन पर हो सकता है, हर कहीं पर नहीं हो सकता। और उस फिक्स पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है? रिवॉल्व करता है, फिक्स वेलोसिटी और फिक्स एनर्जी के साथ, यानी फिक्स स्पीड के साथ। तो ये पॉइंट बोहर ने पेश किया। बोहर ने क्या कहा बच्चों? बोहर ने ये कहा कि वो जो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन फिर रहा है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा, एक फिक्स पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। इससे पहले जो रदरफोर्ड थे उनका क्या मानना था? उनका ये मानना था कि जैसे क्लासरूम है, मैं टीचर हूँ, मुझे एज्यूम करो जैसे कि मैं न्यूक्लियस हूँ, तो इस क्लासरूम में एक कारपेट बिछा हुआ है और मैं स्टूडेंट्स को कहूँ, आप लोगों को कहूँ कि बच्चों आओ यहाँ पर आकर क्लास में बैठ जाओ, तो आप कहीं पर भी बैठ जाओगे। लेकिन बोहर ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं न्यूक्लियस हूँ टीचर, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर रोज लगाई हुई है चेयर्स की, चेयर की पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और स्टूडेंट्स को मैं बुलाऊंगा जब, तो वो हर एक फिक्स रो पर जाकर बैठेंगे, बीच में कहीं पर नहीं बैठ सकते, दो रोज के दरमियान फासला होता है। इसी तरीके से बोहर ने कहा कि वो सर्कुलर ऑर्बिट जो है या वो शेल जो है वो क्या है? फिक्स है। अच्छा बच्चों, एक और पॉइंट जो है बोहर ने वो क्या एक्सप्लेन किया? उसने कहा व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ शेल एन इलेक्ट्रॉन नीदर गेन नॉर लॉस एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन शेल में फिर रहा होगा तो तब वो ना तो एनर्जी को लॉस करेगा ना एनर्जी को गेन करेगा। इस बात से क्या बात साबित होती है? इस बात से ये बात साबित होती है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या शेल इज फिक्स, कि जो एनर्जी है ऑर्बिट की या शेल की वो फिक्स है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, एनर्जी किस चीज़ की है? शेल की है या ऑर्बिट की है, और वो एनर्जी क्या है? फिक्स है। और इस फिक्स शेल वाली एनर्जी को आप क्या कहते हो? पहली शेल को आप के बोलते हो, दूसरी शेल को आप एल बोलते हो, तीसरी शेल को आप क्या बोलते हो? एम बोलते हो, एंड चौथी शेल को एन, एंड अप टू सो ऑन। तो ये पॉइंट जो है बोहर का थर्ड पोस्टुलेट था कि एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी को गेन करता है। अच्छा बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एंड लॉस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि एक फिक्स शेल में ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना रिलीज करता है,
लेकिन जब आप उसको एनर्जी दोगे, यानी आप लोहे को पकड़ लो आग पे, तो क्या होता है, उसके अंदर वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसी तरीके से जब आप किसी भी एटम को एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर उसके बाद उसको लॉस भी करते हैं। तो इसी तरीके से इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है बच्चों कि इफ़ एक्सेप्ट्स, यानी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को एक्सेप्ट करे, देन ही विल जंप इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिट, और इसको हम लोग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एक्सेप्ट करता है तो वो यहां से जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। एंड इफ लॉसेस कम बैक इनटू लोअर एनर्जी लेवल, और इसको हम लोग डी एक्साइटेशन भी कहते हैं, और जब एनर्जी को लॉस कर लेता है तो वापस अपनी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ जाता है। हर किस्म की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि एनर्जी आपको समझना पड़ेगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, एनर्जी शेल्स की है। यहाँ पर क्या कह रहा है बोहर, while revolving in a shell electron neither gain nor, हर एक शेल की अपनी एनर्जी है, हर किस्म की एनर्जी इलेक्ट्रॉन बच्चों एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग एनर्जी की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। तो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने ये कहा कि एक शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी शेल्स में चला जाता है, और जब लॉस करता है तो वापस लोअर एनर्जी शेल्स में आ जाता है। अच्छा बच्चों, ये 4 पॉइंट्स थे बोहर के, लेकिन ये इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं थे जितना 5वां पॉइंट है बोहर का। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं 5वें पॉइंट को, और इसी पॉइंट की वजह से बोहर को ये कहा गया कि द मैन हु चैलेंज आइंस्टाइन। तो 5वां पॉइंट कौन सा है, पहले तो लिख लो कि ये कौन सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन, उम्मीद है आपने कॉपी और पेन निकाला होगा और आप ये सब कुछ नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट नहीं करोगे तो ये ऐसे ही आपसे रह जाएगा। अच्छा बच्चों, क्वांटाइजेशन कंडीशन में बोहर क्या कहते हैं, बोहर कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is integral multiple of nh by 2 pi। बोहर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल है nh by 2 pi के। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है ना बच्चों, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है mvr के, मास वेलोसिटी और रेडियस। एंगुलर मोमेंटम कहते हैं मोमेंटम के मोमेंटम को। अब इसकी डेरिवेशन कैसे हुई उसको छोड़ो, सिर्फ ये समझो कि एंगुलर मोमेंटम से यहाँ पर ये मुराद है कि इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रिवॉल्विंग को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर m है यानी मास इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी की स्पीड से कर रहा है, और रेडियस न्यूक्लियस से कितना दूर है। तो न्यूक्लियस के गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है, वो बराबर है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई के। अब इस पॉइंट का क्या मतलब, पॉइंट को समझने से पहले आप इसमें यह समझे कि यहाँ पर जो n है, n किसको डिनोट कर रहा है, n यहाँ पर शेल नंबर को डिनोट कर रहा है, शेल नंबर। h जो है वो हमारे पास क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एक साइंटिस्ट है प्लैंक्स, जिसके ऊपर हम लोग हो सके तो वीडियो बनाएंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट का यहाँ से ये कांस्टेंट है h, जिसकी वैल्यू है 6.62 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो बोहर इस पॉइंट में कहना क्या चाहते हैं, बोहर ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटेग्रल मल्टीपल है h बाई 2 पाई के। ये बात तो आपको पता होगी बच्चों, अभी तक आप इस डिस्कशन से ये अंदाज़ा लगा चुके हैं कि बोहर ये बात कह चुके थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स शेल में फिर रहा है, हर कहीं पर नहीं है, एक फिक्स शेल में। तो उस फिक्स शेल के अंदर कहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन, वो फिक्स शेल कहाँ है, कितनी दूर है न्यूक्लियस से, तो ये पॉइंट उसको एक्सप्लेन करता है। ये पॉइंट ये कहता है कि पहली शेल की न्यूक्लियस से दूरी कितनी होगी, h बाई 2 पाई होगी।
अगर n की जगह हम लोग 1 पुट करें तो पहली शेल के लिए ये क्या वैल्यू आ जाएगी, h/2 पाई आ जाएगी। दूसरी शेल के लिए क्या आ जाएगी, अगर n की जगह हम लोग 2 पुट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 2h/2 पाई। तीसरी क्या आ जाएगी बेटा, थर्ड शेल के लिए 3h/2 पाई। यानी बोहर इस पॉइंट में ये बताना चाहते हैं कि शेल्स की जो पोजीशन है उनको उन्होंने क्वांटाइज कर दिया, यानी उन्होंने फिक्स कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने ये बताया कि वो शेल फिक्स है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि वो कितनी दूर हो सकती है, उसको क्वांटाइज कर दिया, फिक्स कर दिया, बता दिया। उन्होंने कहा न्यूक्लियस से जो पहली शेल है वो कितनी दूर है, h/2 पाई। दूसरी शेल कितनी दूर है, 2h/2 पाई। तीसरी शेल कितनी दूर है, 3h/2 पाई। बीच में कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। I mean, अगर आप देखें तो ये जो वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्व होने की, दूसरा इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। या तो h/2 पाई होगा, h/2 पाई होगा, या तो 2h/2 पाई होगा, या तो 3h/2 पाई होगा थर्ड शेल के लिए। बात को समझ रहे हो? अच्छा बच्चों, इसमें 1.5 नहीं हो सकता, 1.5 h/2 पाई नहीं हो सकता, इट कैन नेवर हैपन। उन्होंने कहा हमेशा जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। आपने 1 2 3 लेना है, फ्रैक्शंस में कोई नंबर नहीं लेना। इसी तरीके से मैंने अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था अच्छा मुझे ये बताओ कि ये h/2 पाई है, ये 2 पाई ऊपर और h नीचे क्यों नहीं है? तो वो बहुत कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि सर पता नहीं ऐसा क्यों है, बस किताब में ऐसा लिखा हुआ है। मुझे कहता आप बता दें। तो मैंने उसको कहा कि मुझे भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बोहर के पोस्टुलेट्स हैं। आप जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हो, बोहर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, साइंस किसका नाम है भाई? साइंस एक्सपेरिमेंट का नाम है। एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद साइंटिस्ट कैलकुलेशंस करते हैं और फिर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो रिजल्ट यहाँ पर पोस्टुलेट की शक्ल में आप पढ़ रहे हैं। तो उसने जो कैलकुलेशंस की होंगी, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उससे ये चीज़ साबित हुई होगी। h ऊपर आया होगा, 2 पाई नीचे आया होगा, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि यही वैल्यूज है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट था बोहर का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। अच्छा बच्चों, अभी हम लोग करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस, और ये कैलकुलेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिहाज से, MDCAT के लिहाज से, ईटा के लिहाज से। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई छोटी सी वीडियो बना रहा है उसमें बोहर मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है, वो मत देखो भाई, वो तुम्हारा टाइम ज़ाया कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप कंटेंट देख रहे हो कि कैसा कंटेंट है, आप खुद ही इसको कंपैरिजन कर लो किसी के साथ। अच्छा, अभी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे किस किस चीज़ की बेटा? हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे रेडियस की, इसके अलावा हम लोग इसमें एनर्जीज देखेंगे, एनर्जी की कैलकुलेशंस देखेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अलावा हम लोग इसमें देखेंगे वेव लेंथ, देखेंगे वेव नंबर, देखेंगे वेव लेंथ के बारे में जानेंगे, उसकी कैलकुलेशंस करेंगे, उसके फार्मूलेज निकालेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसमें वेव लेंथ के अलावा वेव नंबर भी निकालेंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसमें जो कैलकुलेशन है ना, आपका जो बोर्ड का पेपर है, यानी आपने लिखना है, तो कैलकुलेशन जितनी आती है कि इसको डिराइव करो रेडियस को, तो वो मतलब रेडियस के बारे में आती है कि रेडियस को डिराइव करो, किन किन स्टेप्स के जरिए बोहर ने रेडियस का फार्मूला जनरेट किया था। इसके अलावा आपकी किताब में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर एक्सेट्रा, इनकी भी जो है तो डेरिवेशंस लिखी हुई है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग जस्ट इनके फार्मूलेज लिख लेंगे, डिराइव नहीं करेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा जो है फार्मूलों से आता है। लेकिन यहाँ पर रेडियस की कैलकुलेशन करना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि रेडियस की कैलकुलेशन के बारे में पूछा जाता है कि आप रेडियस को कैलकुलेट करके बताएं। तो रेडियस की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? लिखना शुरू कर दें। Consider an electron having charge E is revolving around the nucleus
having charge Ze. Now, according to Coulomb's law, अब कूलम्स लॉ के मुताबिक कह रहा है कि आप कंसीडर करें कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज है E और वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, जिसमें चार्ज क्या है Ze। चार्ज की वैल्यू न्यूक्लियस की उसने क्या लिखी है Ze, और एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है E, वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। इसको कंसीडर करें। वैसे न्यूक्लियस के लिए हमने Z क्यों लिखा है? Z एटॉमिक नंबर को डोनेट करता है, तो Z में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उनके ऊपर भी कुछ चार्ज होगा प्रोटॉन्स के ऊपर, तो चार्ज के लिए हमने कौन सा सिंबल लगाया हुआ है? E का। ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कोई चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है, तो उसके लिए हमने सिंबल यहाँ पर भी E का यूज किया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कंसीडर दैट एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड बोथ हैव चार्ज Ze एंड E। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लाला हमें क्या कहता है बच्चों? कूलम लाला हमें ये बताता है कि फोर्स ये हम अभी बात कर रहे हैं बिटवीन टू चार्जेस की। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान, तो उसको कूलम कैसे डिफाइन करता है? कूलम ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये किसने कहा था हमें? कूलम लाला ने कहा। क्या कहा था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा बच्चों, यहां से अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट k लगाएंगे, z आ जाएगा, ई से क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट आगे एक और कांस्टेंट के इक्वल होता है, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी कि ये कांस्टेंट आगे इस कांस्टेंट के बराबर है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई की अपनी वैल्यू होती है, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसको परमिटिविटी भी कहते हैं। नॉट हम लोग इसके साथ इस वजह से लगाते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की। नॉट हमेशा तब यूज़ होता है जब आप फ्री स्पेस की बात करें, आप बात करें कि वहाँ पर यानी कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। वैसे भी ये हम लोग रेडियस किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? एटम के अंदर हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से कितना दूर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो वैक्यूम होगा ना एटम के अंदर, ऑक्सीजन तो जा नहीं सकती, ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल है O2, तो वो तो एटम के अंदर तो नहीं हो सकता। तो उस जगह पर क्या है? वैक्यूम है, इस वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं? परमिटिविटी नॉट का, इस कांस्टेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, इस के को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ के की वैल्यू को इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा? इसकी जगह फिर वैल्यू को अगर पुट कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर, क्योंकि ZE 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ZE स्क्वायर ही आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है ये आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो लिख लो, इसको नोट करो अपने पास। ठीक है, ये जो फोर्स की वैल्यू आई है ना यहाँ पर, ये हम लोग साइड पर इधर लिख देते हैं, F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये आगे यूज़ होगी, अभी तक हमने फोर्स को कैलकुलेट किया। अच्छा, ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, तो ये न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन के गिर्द रिवॉल्व करने पे मजबूर करती है। ये जो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस को, उस इलेक्ट्रॉन को उसके गिर्द रिवॉल्व करने पर मजबूर करती है। तो जब भी एक पॉइंट के गिर्द कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही हो तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या अप्लाई होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं कि एक पॉइंट के गिर्द कोई चीज़ चक्कर लगा रही हो, जैसे आप धागे के साथ पत्थर बांध लो और ऐसे गोल गोल घुमाओ, आपके हाथ के गिर्द क्या होगा, वो पत्थर घूम रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट के गिर्द वो पत्थर घूम रहा है। अगर इसी पत्थर को छोड़ दो तो वो अपने एक्सिस से हट के सीधा चला जाएगा, तो उसको क्या बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के गिर्द क्या हो रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तो फोर्स हमने कूलम लॉ के जरिए ये निकाली है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द फिर रहा है, वो इस फोर्स के बराबर है जो हमने यहाँ पर निकाली है। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू, यहाँ पर फोर्स का क्या फार्मूला है, ये हमने डिराइव किया हुआ है, ze² डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। मुझे क्या चाहिए, मुझे r चाहिए, तो मैं इस r को क्या करूँगा, उधर ले जाऊँगा। इस r को अगर मैं उधर ले जाऊँगा तो ये कैसे हो जाएगा, इसको यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सही, बोर्ड पर इतनी जगह नहीं, इस r को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r² मल्टीप्लाई बाय mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू ze² डिवाइडेड बाय 4πε0। ठीक है, अब ये r इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा, mv² इधर मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r ze² डिवाइडेड बाय 4πε0 mv²। यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया। अभी थोड़ा थोड़ा देखो आर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रेडियस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी इसके बाद हमने क्या करना है, मुझे यहाँ से v² चाहिए, मुझे कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि मैं v² की वैल्यू निकालूं और इस पोजीशन पर पुट करूं। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू बोहर, इसके बाद आपने कहना है अकॉर्डिंग टू, अरे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन करा रहे हो, वेलकम टू फर्स्ट ईयर, मैट्रिक के बाद अब ये फर्स्ट ईयर आ गई है, अभी इसको समझो, इसको करोगे, एक दफ़ा में कोई नहीं कर सकता, इसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा। बोहर ने क्या कहा था, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π। अभी तो हमने ये डिराइव किया था, बोहर का पॉइंट नंबर 5 था, क्वांटाइजेशन कंडीशन। मुझे इसमें से v चाहिए, तो m और r को इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π m और r। असल में मुझे v नहीं, मुझे v² चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर v² की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं दोनों साइड पर स्क्वायर ले लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाई 2 2s are 4 पाई का स्क्वायर m² और r²। अब इस v की वैल्यू को मैं क्या कर लूँगा, इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर लूँगा इसकी जगह, तो फिर क्या हो जाएगा, देखें, अगर यहाँ पर मैं v की जगह इसकी वैल्यू को पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, r इज इक्वल टू ze² डिवाइडेड बाय 4πε0 m, और v² की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँगा, n² h² डिवाइडेड बाय 4π² m² r², ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसा है या नहीं? अभी इन दोनों में हमने देखना है कि कौन से कटते हैं आपस में, तो उनको काट देंगे। देखें, ये 4 आपस में कट जाएगा, ये 1π इस 2π के साथ कट जाएंगे, और क्या कटता है, m कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब जो बच गया वो लिख लेंगे। अब गौर से सुनना, अच्छा स्टेप में r इज इक्वल टू, ऊपर से क्या आ जाएगा, ze² डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा है, ये सारे कट गए, ε0 n² h², n² बचा है, h² बचा है, यहाँ पे क्या बचा है नीचे, यहाँ पे बचा है, ये देखो इससे भी नीचे है, ठीक है, यहाँ पे बचा है पाई m और r²। अगर ये r² को मैं उठाकर यहाँ पर लिख देता हूँ इस पोजीशन पर, तो ये r² से नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर से आप उसको नोमिनेटर में लाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाएगा, r² से क्या हो जाएगा, -r²। लेकिन यहाँ से फिर उठाकर फिर मैं इसको एक और ऊपर ले जाऊँ, यानी पहले यहाँ से यहाँ गया तो माइनस में चला गया r², फिर यहाँ से फिर यहाँ पे गया तो फिर माइनस से प्लस हो गया, यानी ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर मैं इनको यहाँ पर ऊपर 3rd फ्लोर पर लिखूँ,
इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव से फिर ऊपर जाएंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई एम और आर स्क्वायर, ऊपर मैंने उठा के इधर लिख दिया। अच्छा बच्चों ये नोट कर लिए, ये नोट कर लिए तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे लिखते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि गौर से देखें, हमने आर निकालना है। यहाँ पर दो दो आर है, एक आर ये है, एक आर ये है। तो इसको अब कैसे करेंगे हम, आर एक जगह पर अकेला होना चाहिए, एक आर होना चाहिए। तो ये नीचे की वैल्यू को उठाकर यहाँ ले आओ, ऊपर की वैल्यू को नीचे ले आओ, सिंपल है। देखो आर अपनी जगह पे ही रखा है मैंने, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये नीचे जो डिवाइड में वैल्यू है इक्वल के इधर आएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा इस आर को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू इक्वल से इधर आएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जेड ई स्क्वायर, इसके साथ क्या है पाई एम, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर खाली बच गया। अब ये अगर इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो इसके साथ कट जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। तो आर किसके बराबर आ गया, आर इसके बराबर आ गया, यानी मैं इधर लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू, इधर लिखो उधर लिखो एक ही बात है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर पाई एम। तो ये क्या है, आर आ गया, यानी रेडियस आ गया। यहाँ तक हमने रेडियस को कैलकुलेट कर लिया है फाइनली, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और काम करना है, बस थोड़ा सा और काम, और रेडियस हमारे पास तकरीबन एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अभी देखें ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स की अपनी अपनी वैल्यू है। कांस्टेंट ऐसी चीज़ होती है बच्चों जो कि चेंज नहीं होती, जैसे 1 है मेरे पास, ये 2 है, 2 मेरे पास है तो वो 2 ही है, वो 3 भी नहीं है, वो 1 भी नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, 2 ही है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, वो चेंज हो सकती हैं। जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा हम लोग लिखते हैं एक्स, तो एक्स की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेंगे और वेरिएबल को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो वो कैसे करने वाले हैं देखो बच्चों, ये आर है इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, एन स्क्वायर, एन कांस्टेंट नहीं है, एन इज द नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल तो चेंज हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो एन को हम लोग बाहर लिखेंगे, एच कांस्टेंट है उसको यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जेड एटॉमिक नंबर को डोनेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जेड की जगह हम लोग 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो जेड को भी नहीं लिखेंगे, ई स्क्वायर, ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, जेड। जो वेरिएबल है वो बाहर लिख दिया और कांस्टेंट को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। अगर इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पर उठाकर मैं पुट कर दूं और इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो इनसे एक वैल्यू मेरे पास आती है, और वो एक वैल्यू क्या है, वो एक वैल्यू है आर इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। और इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, एक चीज़ लगाते हैं इसके साथ, हम लोग एम स्ट्रॉन्ग लगाते हैं। जब भी बहुत छोटे लेवल पर हम बात करते हैं ना एटॉमिक लेवल पर, तो वहाँ पर हम लोग यूनिट एम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, ए नॉट। तो ये बेटा तुम्हारे पास क्या आ चुका है, रेडियस आ चुका है। अब इस फार्मूले के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन का रेडियस निकालूं, फॉर हाइड्रोजन, ये सारा मॉडल ही हाइड्रोजन के लिए बनाया गया बच्चों। हाइड्रोजन के लिए अगर मैं पहले शेल की बात करूं तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन को आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर पुट करें आप r इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1 का स्क्वायर ले लें तो 1 ही आता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। और नीचे क्या है, 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो 1 नीचे पुट करने, करो या ना करो कोई फ़ायदा नहीं। ये पहली शेल का रेडियस है। इसी तरीके से दूसरी शेल के लिए, दूसरी शेल के लिए क्या लिखोगे, 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन की जगह क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड शेल की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड शेल का फासला, थर्ड शेल के लिए क्या पुट करोगे, 29 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो थर्ड शेल का क्या आ जाएगा, थर्ड शेल की बच्चों आपके पास रेडियस आ जाएगी।
अच्छा देखो बच्चों, इससे हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने ये कैलकुलेट किया कि फर्स्ट शेल का, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का न्यूक्लियस से कितना फासला है, इतना फासला है 0.529। सेकेंड शेल का न्यूक्लियस से कितना फासला है, इसका स्क्वायर लो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय, वैल्यू कुछ और आएगी अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर लेके इसके साथ। थर्ड शेल का फासला क्या आ जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्क्वायर। यानी आप देख सकते हो कि इसमें हमने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमने मालूम किया। हमने ये मालूम किया कि न्यूक्लियस का, एक शेल का न्यूक्लियस से कितना फासला हो सकता है। तो इस तरीके से बोहर ने क्या की, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की। अच्छा बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर एमडीकैट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियस के ऊपर, आपको ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सब्र करें मिटा लें, इन सब चीज़ों को नोट करो अपने पास, नोट कोई नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो आपको अगर क्वेश्चन में कहता है मेडिकल के कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एमडीकैट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रेडियस के ऊपर जो आया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ same value of first shell as हाइड्रोजन एटम। लोग यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास लिथियम, या लिथियम का n इज इक्वल टू 2 एंड लिथियम। इसी तरीके से दूसरा आपके पास n इज इक्वल टू 2 बरेलियम। तीसरा है आपके पास n इज इक्वल टू 2 हीलियम। चौथा है आपके पास n इज इक्वल टू 3 हीलियम। कहना ये चाहता है इस क्वेश्चन में कि पहले शेल का जो फासला है हाइड्रोजन एटम का, अभी हमने जो कैलकुलेट किया, वो कितना फासला है, वो है 0.529। इनमें से कौन सा ऐसा एटम है जिसके पहले शेल का फासला इतना ही है जितना हाइड्रोजन का एटम का है। ये कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करके इसको फाइंड आउट करो, अगर कर सकते हो तो। नहीं कर सकते तो मैं कर दूं, मैं कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखें, इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम लोग करेंगे फार्मूला पुट कर दो। फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपके पास 0.529, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। एन का क्या कह रहा है, एन कह रहा है कि 2 है, तो सेकंड शेल में है, तो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, तो इसको कैलकुलेट अगर करोगे स्क्वायर लेकर तो ये इससे वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसका करें अगर, तो ये तो नहीं है, इसका करें तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। एन का स्क्वायर लो तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय बरेलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 4, तो 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इससे क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो कि हाइड्रोजन एटम का, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इन दोनों का करके देख लो, ये नहीं आता सेम, सही है, 0.529 करेक्ट ऑप्शन वही है। एन की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरीके से इसका 0.529 मल्टीप्लाई बाय, इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा बच्चों 9 डिवाइडेड बाय हीलियम का 2, तो इससे भी ये वैल्यू नहीं आती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस तरीके से हमने क्या किया, एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट किया और फिर उसके फार्मूलोस के जरिए हमने क्या किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अभी मैं कैलकुलेशन एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडियस की कैलकुलेशन मैंने इस वजह से कर ली क्योंकि अक्सर आपसे बोर्ड में रेडियस की कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछते हैं, पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अक्सर इससे पूछ लिया जाता है, आपको पूरा पेपर में उसको कैलकुलेट करना पड़ता है।
वरना कैलकुलेशंस की यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी एमसीक्यूज आएगा एनर्जी से, एमडीकैट में, ईटा में, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे, तो बोहर एटॉमिक मॉडल से जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो कभी आपको डेरिवेशन के तौर पर तो क्वेश्चन नहीं देंगे। वो आपको कहेंगे अच्छा किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ, उसका रेडियस बताओ कि कितना रेडियस होगा, कितना फासला होगा कितने शेल का, जैसे कि आप यहाँ पर इस एमसीक्यूज में देख सकते हो। तो वो आपसे डेरिवेशन नहीं मांगता, वो आपसे पूछता है कि कितना फासला होगा। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको जस्ट फार्मूले में पुट करके आंसर लाना होता है। तो इसी तरीके से एनर्जी का पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का पूछ सकता है। तो इन सब के जो फार्मूले हैं वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उन सब फार्मूलों को आपने याद करना है। उनकी डेरिवेशन भी इसी तरीके से है जैसे कि मैंने यहाँ पर रेडियस को डिराइव किया। तो वीडियो की लेंथ पहले से बहुत लंबी हो चुकी है, अगर उसको भी मैं डिराइव करना चाहता था, लेकिन उसको मैं डिराइव नहीं करता क्योंकि और भी लेंथ लंबी हो जाएगी। तो पहले उनके फार्मूलेज लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी हैं मुख्तलिफ फार्मूलोज़ की, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर किस्म का एमसीक्यूज इन सारे फार्मूलों से क्लियर हो सकता है। सबसे पहले ये जो पहले 2 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर मैंने एनर्जी का फार्मूला लिखा है। एनर्जी को अगर आप डिराइव करते हैं तो फिर उसमें आपके पास 2 किस्म के फार्मूले आते हैं। एक आता है आपके पास जूल पर एटम के लिए, उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या है, EN। एन कहते हैं यानी किसी भी शेल की एनर्जी के लिए। एन की जगह 1 2 3 कोई भी शेल पुट कर सकते हो। तो जॉल पर एटम के लिए क्या आता है, -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। n की जगह यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, शेल नंबर पुट करना है। अगर वो आपसे किलो जॉल पर मोल में मांगे तो तब आपने क्या फार्मूला लगाना है, EN इज इक्वल टू -1312.36 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले आपने क्या करने हैं बेटा, एनर्जी के रट लेने। इन्हीं फार्मूलों से आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, एनर्जी से रिलेटेड क्लियर होंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर एनर्जी में माइनस क्यों लगाया गया है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें आप अगर, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये पहली शेल है, ठीक है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने कहा था कि जो एनर्जी ऑफ शेल्स है, एनर्जी ऑफ शेल्स वो फिक्स है और उस एनर्जी को आप इन फार्मूलोज के जरिए डिराइव भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप n की जगह 1 पुट करो इस फार्मूले में, तो आप देख सकते हो कि 1 पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, इधर 1 होगा तो पहली शेल की एनर्जी क्या आ जाएगी, -13 12.36 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे शेल की एनर्जी E1 ही आ जाएगी। सेकंड शेल की एनर्जी यहाँ पर अगर आप 2 पुट करें, स्क्वायर लें और डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा आपके पास -32.8.32। इसी तरीके से थर्ड शेल के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड शेल के लिए आपके पास आ जाएगा -45.92। अगर आप गौर करें तो आप ये देखें कि जैसे जैसे शेल्स न्यूक्लियस से दूर जा रही हैं, वैसे वैसे एनर्जी जो है शेल्स की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। आप देखें इसमें एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर -13 है, यहाँ पर -1000 है, यहाँ पर -300 है, यहाँ पर -145 है। यानी इसमें कमी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जितना ज़्यादा माइनस के साथ नंबर बड़ा होता है उतनी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो जितना आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जीज के जरिए हमें ये मालूम हो रहा है कि फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी इट्स एनर्जी। यानी न्यूक्लियस के गिर्द पहली शेल में इलेक्ट्रॉन ऐसे फिर रहा होगा, दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐसे फिर रहा होगा, तीसरी शेल में ऐसे, चौथी शेल में से गिर्र तेजी तेजी से फिर रहा होगा। एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन की क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। अच्छा बच्चों, इसी चीज में आप अगर देखें, ये माइनस का साइन हमने यहाँ पर एनर्जी में क्यों लगाया, माइनस का साइन इसलिए लगाया कि आप ये समझें कि न्यूक्लियस की यानी प्रोटॉन की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ होती है, वो उसको जाने नहीं देता। इलेक्ट्रॉन का समझो कि प्रोटॉन के ऊपर एक कर्ज होता है, एक कर्ज उसने लिया होता है उससे, और वो उसको इस वजह से जाने नहीं देता। तो इसलिए उसके साथ हमने यहाँ पर क्या लगाया था, माइनस। अगर आप उसका ये कर्ज चुका दो तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, यहाँ से फ्री कर सकते हो, उसको आज़ाद कर सकते हो। और इसी चीज़ को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी आप देखें, अगर फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी है, -1312। ठीक है। अगर मैं इसको +1312 एनर्जी दे दूं, -1312 है, अगर मैं इसको
13 12 एनर्जी दे दूं तो टोटल क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी में चला जाएगा, न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कि एक इलेक्ट्रॉन को उसके शेल में से निकालने पर जो एनर्जी लगे उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, दूसरे शेल से निकालना है अगर आपने तो इसी को आप पॉजिटिव में ले लें। इस बात से एक बात ये भी साबित होती है जीरो से कि जब भी किसी शेल में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो कर देते हो और वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, वो इन्फिनिटी पोजीशन पर चला जाता है। इन्फिनिटी पर जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, तो उस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देखो आपके और मेरे लिए तो इन्फिनिटी पोजीशन बहुत दूर है, क्योंकि हम लोग तो दूर तक देख सकते हैं, हम लोग साइज में बड़े हैं, लेकिन एटम बहुत छोटा है साइज में, बहुत। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का आ जाता है ना, तो वो तकरीबन एक एटम के लिए इन्फिनिटी की पोजीशन जैसा हो जाता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से फर्स्ट शेल में से सेकंड शेल में जंप करना है तो वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कि ये एनर्जी आ जाए -328 आ जाए उससे। अगर -328 से ज़्यादा या कम वैल्यू आती है तो वो वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इससे ये बात साबित होती है बच्चों कि हर तरह की एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कोई स्पेसिफिक एनर्जीज हैं जिनको इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के नानी का घर है, बस हर कोई एनर्जी आ रही है, बस देते जो लेता जाए। सब कुछ नहीं ले रहा, समझ रहे हो, ले रहे तुम हो। टेंशन नहीं लेनी, हम है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो मिसाल में तुम्हें ऐसे देता हूं यहाँ पर कि समझो कि पहले शेल की, अगर ये माइनस में तुम कंफ्यूज है, सर ये माइनस माइनस क्या है, समझ नहीं आ रही कुछ, इधर देखो ये पहले शेल में फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी 2 है, मिसाल ले लो, ऐसे है नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 है, सही है। दूसरे शेल की एनर्जी तुम्हारे पास क्या है, 4 है। तीसरे शेल की एनर्जी 6 है। चौथे शेल की एनर्जी 8 है। एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जंप करने पर सेकंड ऑर्बिट में जाना है तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहां पर उसकी कितनी एनर्जी है, यहां पर उसकी एनर्जी है 2। तो अगर उसको सेकंड शेल में जाना है तो वो 2 और एब्जॉर्ब करेगा ना, 2 नंबर और अपने अंदर प्लस करेगा तो 4 आएगा। एक एनर्जी यानी 1 नंबर वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, 1 नंबर वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। 4 नंबर वाली एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। अगर 4 नंबर वाली को करेगा तो वो सेकंड शेल की बजाय किस शेल में चला जाएगा, थर्ड शेल में चला जाएगा, क्योंकि 2 में 4 प्लस करो तो 6 आता है। लेकिन अगर वो 3 को एब्जॉर्ब करेगा तो 2 में 3 प्लस करें तो 5 आता है, तो 5 वाली यानी 3 वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। क्यों नहीं एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि 5 नंबर वाली कोई शेल ही नहीं है यहाँ पे। तो इससे ये साबित होता है कि हर किस्म की एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता, ओनली स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये बात हमने किससे जानी, एनर्जी के फार्मूलों से जानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये बात तो मैं आपको बता चुका था। अच्छा बच्चों, इसी बात के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उस जमाने में साइंटिस्ट को, कि वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे थे। इसी को बुनियाद रखते हुए बोहर ने क्या किया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। कैसे किया, उसने कहा अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइट ले लेते हो, एक ऑर्डिनरी लाइट, वाइट लाइट ले लेते हो, एक सोर्स है, उसमें से लाइट निकल रही है, उसके सामने तुमने क्या रख दिया, एक सिलेंडर रख दिया, उस सिलेंडर में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन गैस मौजूद है, लेट्स से, ठीक है। इस सिलेंडर में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन गैस मौजूद है। जब ये लाइट इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर पड़ी, इनके सामने उसने एक स्क्रीन रखी थी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। लेकिन मैं इसको समझाऊंगा ऐसे कि आप समझे वाइट बैकग्राउंड था, वाइट बैकग्राउंड, जैसे कि ये यहाँ पर है वाइट बैकग्राउंड। इस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर कुछ डार्क लाइन्स अपीयर हो गई, ऐसे ऐसे कुछ डार्क लाइन्स अपीयर हो गई। होना तो ये चाहिए था कि ये जो लाइट है, वाइट लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ये यहाँ से पास होकर, ये सिलेंडर ट्रांसपेरेंट था, ग्लास का बना हुआ था, तो गैस थी इसके अंदर, तो यहाँ से लाइट पास होकर इसके ऊपर पड़े तो ये भी सारा ही वाइट हो, लेकिन इसमें कुछ कुछ पोजीशंस पर ये डार्क लाइनें आ रही थी।
तो ये डार्क लाइनें क्यों आ रही थी? ये इस वजह से आ रही थी कि आपको पता है कि ये जो वाइट लाइट है, ये जो वाइट लाइट का सोर्स है, इसके अंदर वेबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी मुख्तलिफ किस्म की जो वेवलेंथ्स हैं लाइट की वो इसके अंदर मौजूद होती हैं, एक किस्म की नहीं होती। तो मुख्तलिफ किस्म की जो लाइट्स होती हैं, जब इसके अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ्स वाली इसके अंदर से पास हुई होंगी, तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसने वही वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा जो उसके उसकी नीड वाली होगी। यानी 2 से उसको 4 में जाना था तो 2 वाली उसने एब्जॉर्ब की होगी कि वो 4 में चला गया होगा, बाकी वाली उसने एब्जॉर्ब नहीं की। तो जो वो एब्जॉर्ब कर चुका था जो लाइन जिस वेवलेंथ की, तो एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी जगह पर यहां पर क्या आ गई? डार्क लाइन आ गई। सही है बच्चों, समझ गए? मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हर किस्म की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है यहां पर जो उसकी नीड है सेकंड शेल में जाने के लिए। तो समझो इसमें से कोई एक होगा, कोई एक वेवलेंथ होगी, लेट्स से ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर ली क्योंकि ये उसकी नीड की होगी, 2 से 4 में जाना होगा, तो उसने वो एब्जॉर्ब कर ली। बाकी उसकी नीड की नहीं थी, उसने छोड़ दी, वो वेवलेंथ निकली यहाँ पर पड़ी, उस जगह को रोशन कर दिया, ब्राइट कर दिया वाइट बैकग्राउंड को। लेकिन कुछ कुछ पोजीशन पर डार्क लाइंस आ गई। इसको हम लोग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इसी स्पेक्ट्रम को उस जमाने में साइंटिस्ट जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, और नील बोहर ने विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जीज, इस कैलकुलेशंस के जरिए बोहर ने इस स्पेक्ट्रम को मेनली क्या किया? एक्सप्लेन किया। असल में तो सारी कहानी स्पेक्ट्रम की चल रही थी कि ये स्पेक्ट्रम में मसले आ रहे थे, तो बोहर ने फिर इस स्पेक्ट्रम को क्या किया? एक्सप्लेन किया। अच्छा बच्चों, स्पेक्ट्रम के ऊपर हम लोग फिर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप देख चुके हो कि एमडी कैट में इसके ऊपर एनर्जीज के ऊपर से कौन कौन से किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है? डेल्टा ई, यानी चेंज इन एनर्जी। अगर आपसे कोई कहे कि एक इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल से या थर्ड शेल से डी एक्साइट होकर वापस पहली शेल में आना चाहता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे? N2 की जगह आप पुट करोगे 5 और N1 की जगह आप पुट करोगे 1, यानी 5 से अगर वो 1 में आना चाहता है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट कर लोगे, इसका आप क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे, इसके साथ आप डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। इसके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा बच्चों, फ्रीक्वेंसी का जहां तक ताल्लुक है, तो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी कहते किसको है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक पार्टिकुलर पॉइंट से वेव्स पास हों, एक सेकंड में इस पॉइंट्स में से कितनी वेव्स पास हुई, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे फ्रीक्वेंसी। मेरे साथ दोहराओ, एक पॉइंट में से कितनी वेव्स पास हुई एक सेकंड के अंदर। अगर एक सेकंड के अंदर करोड़ वेव्स पास हुई और दूसरी कोई एक वेव है, उसमें आप कहते हो कि एक पॉइंट में से 1,00,000 वेव्स पास हुई, तो जो 1 करोड़ वाली उसको आप कहोगे किसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है करोगे। यही फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला पुट करोगे, म्यू इज इक्वल टू सी और वेव नंबर। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा नहीं हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के साथ जा रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए यहाँ पर हमने सी लगाया है। सी किसको कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं, जिसका जो इक्वल होता है 3 × 10⁻⁸ के। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसका वेव नंबर जो है वो कितना है? वो है 3 × 5.8 × 10⁻⁻⁸ तो आपने जस्ट क्या करना है? इसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है और आपके पास क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से आप वेव नंबर को भी मालूम कर सकते हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, एक एमसीक्यूज आता है, ये फार्मूला आपने फ्रीक्वेंसी का भी रट लेना है और वेव लेंथ का भी आपने फार्मूले क्या कर लेने हैं? इनको रट लेना है। वेव लेंथ का क्या फार्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम सी, एक ये फार्मूला है। दूसरा ये फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, सी स्पीड ऑफ लाइट। तो ये दो फार्मूले वेवलेंथ के लिए आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है
पहला फार्मूला कौन सा है, लैम्डा एच इज इक्वल टू एम सी। इसको आपने रट लेना है, वेव लेंथ के लिए ये फार्मूला क्या होता है, यूज होता है। अगर आपको कोई कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है और उसकी आप वेव लेंथ मालूम करो, तो वेव लेंथ आप इस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हो। यहाँ पर आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, एच की, इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो, इधर स्पीड ऑफ लाइट पुट करो, तो आपके पास वेव लेंथ आ जाएगी। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना, ये डी ब्रोगले ने पेश किया था। डी ब्रोगले जो था वो नील बोहर का शागिर्द था, यानी उसका स्टूडेंट था, और इसने भी बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की थी। इसने कहा था इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर के बारे में, इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर होती है, यानी वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगले ने बताया था, उसी ने ये फार्मूला भी बताया। इसमें आप पुटिंग करके आंसर ला सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड फार्मूला है वेव लेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई म्यू। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई हो और स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा हो तो आप इसमें पुटिंग करके आंसर ला सकते हो। तो सिंपल सिंपल से एमसीक्यूज इनके ऊपर बन सकते हैं। इस वजह से मैंने किसी एमसीक्यूज को लिख कर यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, मैंने जस्ट इसके फार्मूलेज यहाँ पर लिख दिए और मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आप इसमें जस्ट पुटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये सारी डिस्कशन अभी हम लोगों ने कर ली है किसके बारे में, बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। अच्छा बच्चों, ये सारा जो डिस्कशन थी ना बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर अभी तक हम लोग कर चुके हैं, और इसमें थोड़ी सी जो डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं लिथियम और बेरिलियम का यहाँ पर एमसीक्यूज लेकर आया था, तो ये आप खाली जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, इसको कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पूरा नाम इसका ये है, ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये खाली जो एप्लीकेबल था ना, वो ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। इसके अलावा ये और जिसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो, उसके ऊपर इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसका एक डिफेक्ट था। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखते हैं, फिर लिथियम के लिए हम लोग लिथियम को लिखते हैं लिथियम Li++। इसको हम लोग 2 प्लस लिखते हैं। 2 प्लस का मतलब ये है कि इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दी, लॉस कर लिए। इसी तरीके से हम लोग अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में हम लोग क्या लिखते हैं, बेरिलियम में हम लोग लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर 4 है, यानी इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद होंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Be+++, 3 दफ़ा प्लस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसने प्लस ये डोनेट करता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ओनली इनके ऊपर, वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर, जब एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए ये बोहर का मॉडल क्या था, एप्लीकेबल था। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सका था, जैसे जीमन इफेक्ट होता है और स्टार्क इफेक्ट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को हम लोग जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से आपने कोई नॉलेज गेन की है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब का बटन है उसको फोड़ दो, ठीक है, चैनल के सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आने वाले वक्तों में हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि अगर आप इसको शेयर करोगे और इस चैनल को ग्रो करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये इल्म पहुँच सकेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसको हम लोग सदका जारिया भी कहते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।